हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते। प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में अल्बर्ट डिमांडिया, ऑप्शन नंबर बी में अल्फ्रेड हैटनर, ऑप्शन नंबर सी में ग्रेफी टेलर, ऑप्शन नंबर डी में फ्रेडरिक रेथजेल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नवनिश्चयवाद संकल्पना का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा ग्रेफी टेलर ने किया था। आपसे पूछेगा नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे। आपसे पूछेगा निश्चयवाद संकल्पना का जो है ना बाबू प्रतिपादन किसने किया था, तब वहां पे मारिएगा आप जो है ना बाबू फ्रेडरिक रेथजेल। जब तक निश्चयवाद लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में जब तक आप लोग जो है ना फ्रेडरिक रेथजेल नहीं मारिएगा, समझे। फ्रेडरिक रेथजेल था बाबू, एक पुस्तक भी लिखा था उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। यह तो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब जो है ना प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए आप लोग यहाँ पढ़िएगा अच्छा से, उपागम पूछ रहा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में स्थानीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी में प्रादेशिक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी में क्षेत्रीय विभिन्न, ऑप्शन नंबर डी में है मात्रात्मक क्रांति। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है तो याद रखिएगा बाबू मात्रात्मक क्रांति जो था मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति जो था मानव भूगोल में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। नंबर 3 में है किसने कहा था मानव भूगोल अस्थिर और पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए में रीतर, ऑप्शन नंबर बी में रेथजेल, ऑप्शन नंबर सी में टेलर, ऑप्शन नंबर डी में एनएलसी सैंपल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। एनएलसी सैंपल ने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा बाबू यह आपका जो है एनएलसी सैंपल ने कहा था। दूसरा आपके एग्जाम में सेम टू सेम घुमा के पूछता है, आपसे पूछेगा किसने कहा था मानव भूगोल क्रियाशील और मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका फ्रेडरिक रेथजेल ने कहा था। जब तक आपके एग्जाम में अस्थिर रहेगा तो याद रखिएगा बाबू आपका एनएलसी सैंपल ने कहा था। आप लोग पहचानने का तरीका है अस्थिर, और स्थिर रहेगा तो आपका जो है ना एनएलसी सैंपल, अगर अस्थिर नहीं रहेगा तो वहां मारिएगा फ्रेडरिक रेथजेल। आप लोग ये दोनों में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, समझे। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के बीच का जो है ना बाबू उपक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में राजनीतिक भूगोल। सैन्य भूगोल जो है बाबू यह जो है ना आपका राजनीतिक भूगोल का क्या एक उपक्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनतम जनसंख्या वाला है। देखिए जो हम डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं ताकि आपका जो है ना बाबू टाइम का बचत होगा, समझे। आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिएगा, समझे। तो जो आंसर सही है उसी को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये आपका जो है ना संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का जो है ना बाबू प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगर प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा तो 100% है, वहां पे अपकर्ष कारक होगा। पहले आप लोग समझिए प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है। देखिए आपका प्रतिकर्ष कारक जो होता है वह आप कहीं पे रहते हैं ना, वहां का वातावरण आपको क्या लगेगा बाबू, खराब लगेगा। जैसे रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां पे शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, जल का अभाव है, अच्छे पानी जो पीते हैं बाबू वो नहीं है, वहां पर भूमि जो उबड़ खाबड़ है। तो ये सब क्या कर लेगा, आप कहीं पे हैं वहां पे जितना चीज निगेटिव चीज होगा वही क्या कहलाएगा आपका जो है ना बाबू प्रतिकर्ष कारक। निगेटिव का उल्टा होता है बाबू पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव होगा वह क्या कहलाएगा आपका जो है ना अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वैसा कारक होता है आप कहीं पे रहिएगा ना, वहां का जो भी पॉजिटिव चीज होगा वही क्या कहलाएगा आपका जो है ना बाबू अपकर्ष कारक। जैसे एग्जांपल समझिए रहन सहन की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, बेरोजगारी नहीं, महामारी नहीं होगा, जल का अभाव नहीं होगा, पानी जो पीने वाला अच्छा पानी होगा, तो वह क्या कहलाएगा बाबू आपका जो है ना अपकर्ष कारक। लेकिन प्रतिकर्ष कारक जो होता है ये आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपका जो भी निगेटिव सामान होगा, ये जो भी वहाँ का निगेटिव व्यवस्था होगा वही क्या कहलाएगा आपका जो है ना प्रतिकर्ष कारक। आई होप आपको प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए तो आप लोग खुद जानिए क्या पूछ रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगर प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो भैया अपकर्ष कारक होगा, यानी अच्छा चीज यानी पॉजिटिव होगा। तो भैया शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। बेरोजगारी भी नहीं होगा, जल का अभाव तो भैया आपका प्रतिकर्ष कारक है, महामारी भी प्रतिकर्ष कारक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है ना बाबू शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि दर क्या बाबू सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जो है ना 1650 में विश्व की जनसंख्या दी। तो याद रखिएगा बाबू 1650 में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या जो है ना कार्यशील आयु को जो है ना बाबू प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ना 15 से 59 वर्ष जो होता है यह आपका जो है ना बाबू कार्यशील आयु होता है। कहां से कहां तक याद रखिएगा 15 से 59 वर्ष तक जो होता है यह कार्यशील आयु होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात जो है बाबू सबसे ज्यादा है आपका जो है ना लेटविया का है, और सबसे कम जो आपका संयुक्त अरब अमीरात का है। लिंगानुपात क्या होता है बाबू समझ लिए थोड़ा बहुत लिंगानुपात के। देखिए प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्री की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग लिंगानुपात, समझे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लिंगानुपात जो होता है प्रति 1000 जो है ना बाबू आपका पुरुष के पीछे स्त्री की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग लिंगानुपात। तो लिंगानुपात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का मापक है। ऑप्शन नंबर ए में है स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। ये सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक का जो है ना बाबू मापक है। तो भैया स्वच्छता भी है, शिक्षा भी है, आपका जो है ना संसाधन तक पहुंच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू उपयुक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है
12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित विद्वानों ने मानव जो है ना बाबू मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक का जो है प्रतिपादन जो किया था आपका जो है ना डॉक्टर महबूबुल हक ने। आपके एग्जाम में पूछेगा डॉक्टर महबूबुल हक जो है बाबू कहाँ के निवासी, तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूबुल हक जो था आपका जो है ना बाबू यह पाकिस्तान के निवासी थे आप। लेकिन हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो संबंध था बाबू इकोनॉमिक से था। ये आपके एग्जाम में तो 75 बार पूछ लिया, समझे। डॉक्टर महबूबुल हक का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा बाबू अर्थशास्त्र से था, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं बाबू ज्योग्राफी यानी भूगोल में, समझे। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो याद रखिएगा बाबू नॉर्वे की कोटम जो है ना बाबू उच्चतम है। किसका है? मानव विकास सूचकांक जो है विश्व में सबसे ज्यादा किसका है? तो याद रखिएगा बाबू नॉर्वे का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो बाबू पुष्प उत्पादन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका दी हो जाएगा। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो पुष्प उत्पादन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है रोपण कृषि क्या होता है, ट्रक फार्मिंग क्या होता है, मिश्रित कृषि क्या होता है। आप लोग ये तीनों का आंसर जो है ना बाबू कमेंट करिएगा, समझे। आप लोग ये तीनों का आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि आपका जो मिश्रित कृषि क्या होता है, ट्रक फार्मिंग क्या होता है, रोपण कृषि क्या होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फूलों की कृषि जो आपका पुष्प उत्पादन कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, शाकाहारी कृषि अधिक फसल रही है। तो डेनमार्क में जो था बाबू शाकाहारी फसल जो अधिक रहती है, कहाँ पे? डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है जो है ना निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? ऑप्शन नंबर ए में रबर, ऑप्शन नंबर बी में है राई, ऑप्शन नंबर सी में है मक्का, ऑप्शन नंबर डी में गेहूं। क्या पूछ रहा है कि रोपण फसल यानी प्लांटेशन फार्मिंग है। तो भैया रबर जो है ये प्लांटेशन फार्मिंग है। आपका राई भी नहीं है, ये तो आपका जो है ना बाबू यह गहन निर्वहन कृषि है। मक्का भी जो है ना गहन निर्वहन कृषि है, समझे। यह लोग जो है आपका रोपण फसल कहने का मतलब हुआ कि प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग जो होता है समझिए, जैसे आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए रोपण कृषि के बारे में आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए आप कोई चीज को, कोई सा भी लैंड को वहां पे मट्टी जमा करते हैं और मट्टी जमा कर दिए, बहुत सारा आपका कोई सा भी मट्टी हुआ वहां पे जमा कर दिए और वही मट्टी पे जो है ना बाबू अपने घर के बगल में उसको चारों बगल से क्या किए बाबू ऐसे दीवार से घेर दिए। उसके बाद यह एरिया में जो फसल किए ना यही क्या कहलाएगा? रोपण फसल। रोपण फसल जानने का तरीका अच्छा से समझिएगा कि कोई सा भी आप जो है ना बाबू फसल का खेती करते हैं तो उसमें आपको पैसा बहुत कम लगेगा, लेकिन आपको लाभ जो होगा ना अत्यधिक होगा। जैसे आपका रोपण फसल हो गया, चाय का फसल हो गया, चाय में पैसा आपको बहुत कम लगता है, लेकिन आपका जो है बाबू चाय तो पैसा कम लग गया, लेकिन उसको चाय का जो बेचिएगा, चाय कहने का मतलब भैया चाय पत्ती, ये नहीं कि चाय समझ लीजिएगा, चाय पत्ती बता रहे हैं। तो चाय का खेती किए तो उसमें आपका पैसा बहुत कम लगा, लेकिन उसका जो बाबू कहीं आप मार्केट में सेल करिएगा तो उसका लाभ यानी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, समझे। तो आपका रोपण फसल जानने का तरीका यही याद रखिएगा कि आप कोई चीज़ को रोपिएगा ना तो आपका जो है पैसा कम लगेगा, लेकिन आप उसको बेचिएगा तो अत्यधिक पैसा मिलेगा। तो वही क्या कहलाएगा बाबू? रोपण फसल। जैसे रबर हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या आपका रोपण फसल है, समझे। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग। तो क्या पूछ रहा है कि आपका जो है ना बाबू कौन सा रोपण फसल है? तो आपका रबर है रोपण फसल। यह कंसेप्ट आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम लोग जो है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप है? इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू आपका जो है ना लोह प्रगलन। क्या पूछ रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है बाबू यह क्या है आपका जो है ना यह द्वितीय क्रियाकलाप पूछ रहा है। तो लोह प्रगलन, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आपका
क्रिया भी पूछेगा कि आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा बाबू आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या वर्तमान में 5 है। पहले आर्थिक क्रियाकलाप की संख्या जो 3 है, समझे, पहले 3 थे, वर्तमान में 5 है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है आप लोग अच्छा से समझिएगा, पांचों समझ में अच्छे से आ जाएगा एक बार में। जैसे समझिए कि आप लोग कपास की खेती किए, किसका खेती किए बाबू, कपास की खेती किए, यह क्या कहलाएगा आपका जो है ना प्राथमिक क्रियाकलाप। क्या कहलाएगा, आपका कपास की खेती करिएगा तो यह क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। आप कपास की खेती से आप उसको मशीन में डाल के क्या बनाइएगा बाबू, रुई बनाइएगा ना, रुई बनाइएगा तो मशीन में डालिएगा कि नहीं डालिएगा, कोई सा भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करिएगा, क्या करिएगा बाबू, मैन्युफैक्चरिंग करिएगा, तो वह कहलाएगा द्वितीय क्रियाकलाप। वही मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद धागा बनाइए, और धागा के बाद जो है धागा बन जाएगा, रुई से धागा बनता है, और धागा के बाद क्या बन जाएगा बाबू, वस्त्र यानी कपड़ा बन जाता है, समझे। तो कपड़ा बन जाता है, वह कपड़ा को कहीं आप बेच दिए तो यह क्या कहलाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप। कहीं व्यापार कर दिए तो वह क्या कहलाएगा, तृतीय क्रियाकलाप। अगर जैसे समझ इससे और कोई बड़ा सेवा हो गया, जैसे आपका कोई स्कूल का विद्यालय हो गया, जैसे हम आपको क्या कर रहे हैं बाबू, एक सेवा ही न कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप। इससे आगे अगला सेवा जैसे बैंक हो गया, इससे बड़ा कोई ऑफिसर हो गया तो क्या कहलाएगा, वो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप। उससे भी बड़ा कोई आपका जो है ना बाबू, कोई सा भी आपका जो है ना सेवा करेगा वह क्या कहलाएगा आपका जो है ना पंचम क्रियाकलाप। तो धीरे धीरे आप वो हिसाब से देखिएगा कि सिचुएशन क्या, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन को हिसाब से आप लोग जो है ना टिक करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू आपका जो है ना रोपल गलन। अगर आप यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए, जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को जो है ना बाबू शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, क्या पूछ रहा है, कृषि आधारित उद्योग है, तो भैया जूट उद्योग जो है यह कृषि आधारित उद्योग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। वन यानी पेड़ पौधा से भैया कागज प्राप्त होता है, तो कागज आधारित उद्योग क्या कहलाएगा भैया, यह वन आधारित उद्योग है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कागज आधारित उद्योग जो है क्या बोलते हैं इसको, वन आधारित उद्योग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। 21 में है कि खनन क्रियाकलाप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, खनन जो है यह आपका जो है ना द्वितीय क्रियाकलाप है। खनन क्या है बाबू, यह द्वितीय क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका जो है बाहुशोस्त्रीकरण क्या है बाबू, आपका जो है ना ये पंचम क्रियाकलाप है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है जो है ना बाबू, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का जो है ना बाबू संघनतम घनत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, वृहद तरंग मार्ग संबंधित है। तो याद रखिएगा उत्तर अंटार्कटिका को समुद्री मार्ग से। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। वृहद तरंग मार्ग संबंधित हो तो याद रखिएगा उत्तर अंटार्कटिका को समुद्री मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो एथेंस जो है भैया ये आपका बाह्य पतन है, समझे। कलकत्ता भी आंतरिक समुद्री पतन है, मैनचेस्टर भी आपका जो है मैसेपिस भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो एथेंस जो है ये आपका बाह्य पतन है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। तो लेनिनग्राद जो बाबू एक विस्तृत पतन है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है
विश्व व्यापार संगठन का जो है ना बाबू मुख्यालय है तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है बाबू जेनेवा। कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है बाबू? जेनेवा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि चैनल तन जोड़ता है पेरिस को लंदन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चैनल किसको जोड़ता है बाबू? पेरिस को लंदन से। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका के देशों में ओपेक का जो है ना सदस्य है वेनेजुएला जो है क्या बाबू आपका ओपेक का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। वेनेजुएला क्या एक ओपेक का सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन यानी LALA का जो है ना बाबू मुख्यालय क्या है? तो याद रखिएगा LALA का मुख्यालय जो आपका माउंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि जो है ना निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलाप कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण यानी गांव के व्यक्ति क्या करता है भैया? प्राथमिक कार्य में लगा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर जो है बाबू आपका जो है ये पिट्सबर्ग जो है क्या है? एक औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी बाबू अदीस अबाबा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे? आपका कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखिएगा कैनबरा और इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जिसे नवीन पुष्प के भी नाम से जाना जाता है। ये तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझे। आपका जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू अदीस अबाबा को हम लोग जो है ना नवीन पुष्प के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? परिवहन नगर जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सिंगापुर जो है एक परिवहन नगर है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू नियोजित नगर है? नियोजित नगर जो आपका कैनबरा क्या एक नियोजित नगर है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना ये हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाए ना बाबू 35 प्रश्न करवाए ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, समझे। तो 35 प्रश्न करवाए हैं। या 35 प्रश्न को आप लोग जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बार आपका एग्जाम में कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।